रोहित की दीदी समीक्षा की शादी अर्पित से हुई थी। रोहित 20 साल का था, जो कि अपना पूरा दिन मोबाइल पर ही निकालता था। कभी पबजी खेलता तो कभी यूट्यूब चलाता। एक दिन अर्पित और समीक्षा समीक्षा के मम्मी पापा से मिलने आते हैं और देखते हैं कि रोहित मोबाइल से हटने को तैयार ही नहीं है। अरे रोहित, तुम्हारी तो आईआईटी की परीक्षा है ना? तुम तैयारी नहीं कर रहे हो परीक्षा की? वो सब तो मोबाइल पर ही हो जाएगा। ये देखिए, ये है गूगल। इससे जो भी पूछो वो सब बता देता है। तो आखिर कागज क्यों बर्बाद करूं? अरे पर तुम इन प्रश्नों की तैयारी बिना लिखोगे कैसे? उसमें क्या है, ये देखिए नोटपैड, बिल्कुल कॉपी जैसा है, इसी पर कर लूंगा। हम जब तुम्हारी उम्र के थे तब हम दोस्त मिलकर प्रश्न हल किया करते थे। उससे हमारी हैंडराइटिंग की भी प्रैक्टिस हो जाती थी और समय का भी अंदाजा लग जाता था। और फिर साथ में हम एक दूसरे की मदद भी कर देते थे अगर कोई अटक जाए तो। आपका जमाना अलग था जीजा जी, अभी जमाना फास्ट और स्मार्ट हो गया है। जमाना क्या, अब तो फोन भी स्मार्ट हो गया है। समय के साथ बदलना पड़ता है जीजा जी। अब बस भी कीजिए आप, हर चीज को लेक्चर में बदल देते हैं। रोहित अच्छा कर लेता है परीक्षा में। इतने में अर्पित के सास ससुर जी आ जाते हैं हॉल में, और अर्पित इस बारे में बात नहीं करता। हालांकि अर्पित को लगता तो है कि पूरी तरह मोबाइल पर लगे रहना सही नहीं है, पर वो इस बात को और नहीं छेड़ता। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं। समीक्षा, मुझे काम से फोन आया था, मुझे वापस काम पर लौटना पड़ेगा। पर हमें आए हुए तो 2 ही दिन हुए हैं, अभी चले गए तो माँ और पापा को अच्छा नहीं लगेगा ना। अच्छा ठीक है, तुम रुक जाओ, मैं काम खत्म करके फिर लौट आऊंगा। एक काम कीजिए ना, परसों रोहित भी परीक्षा के लिए निकलेगा, आप उसी के साथ निकल जाना। दोनों वैसे भी बात नहीं करते, साथ में जाएंगे तो हो सकता है आप लोग आपस में बातचीत भी करने लग जाओ। ठीक है, मैं काम को 2 दिन टाल सकता हूँ। उसी रात जब सब खाना खाने बैठे थे, तो अर्पित अपने जाने की खबर बाकी लोगों को बताता है। मुझे काम के लिए वापस जाना होगा। अरे बेटा, पर अभी तो तुम आए हो, इतनी जल्दी चले जाओगे? नहीं माँ जी, समीक्षा यहीं रहेगी और मैं जल्दी काम खत्म करके वापस आ जाऊंगा। ठीक है, काम भी ज़रूरी है। वैसे कब निकलोगे बेटा? 2 दिन में। मैंने सुना है कि उस दिन रोहित को भी परीक्षा के लिए जाना है, तो कल मैं दोनों की टिकट करा लेता हूँ बुक। मेरी टिकट रहने दीजिए जीजा जी, मैं तो फोन से ही करवा लूंगा। हाँ, पर कोई दिक्कत हो गई तो? अरे कोई दिक्कत नहीं होती जीजा जी, फोन सब कर सकता है। हमारे फोन के रिचार्ज से लेकर टीवी का रिचार्ज सब रोहित यही फोन से बैठे बैठे कर देता है। अब ये नई चीज तो हमारे समझ के परे है, पर अच्छा है कि रोहित जानता है। हमारी मेहनत इतनी कम हो गई भाई। हाँ, पर अगर टिकट नहीं मिली तो? अर्पित की बात पूरी होने से पहले ही बिजली चली जाती है। अरे ये क्या हो गया, आपने बिजली का बिल भर तो दिया था ना? अरे नहीं, मैं तो भूल गया था। अरे टेंशन मत लो माँ। देखा जीजा जी, आप बिजली का बिल भी भर सकते हो, समय बदल गया है। एक बार फिर अर्पित इस बात पर बहस नहीं करता। अगले दिन जाकर अपनी टिकट करवाता है और पैकिंग कर रहा होता है, जब शाम को अचानक से रोहित के चिल्लाने की आवाज आती है। नहीं, प्लीज प्लीज हो जा, ऐसा मत कर यार, प्लीज हो जा। अरे क्या हो गया रोहित? दीदी, सर्वर हैंग हो गया, मेरी टिकट नहीं हो पाई दीदी। क्या मतलब टिकट नहीं हो पाई? इतने में वहां रोहित के मम्मी और पापा भी आ जाते हैं। अरे क्या हो गया? माँ, मेरा टिकट नहीं हो पाया, सर्वर डाउन हो गया। अरे पर तूने तो बोला था कि हो जाएगा। हो जाता है, पर अब क्या करूं, ये क्या हो गया? अब कल की तो कोई बस भी नहीं है, ना ही अब टिकट मिलेगी ट्रेन की कल के लिए। मुझे तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा। अब फिर लगता है मेरा ये साल बर्बाद हो जाएगा। घर पर एकदम से दुख का माहौल छा जाता है और सब रोहित को डांटते हैं, पर इतने में अर्पित वहां आ जाता है। आप सब रोहित को क्यों डांट रहे हैं? आपने ही तो उसे बढ़ावा दिया था ना।
लेकिन इसकी लापरवाही के कारण इसकी परीक्षा छूट जाएगी। इसने तो हमसे कहा था कि टिकट हो जाएंगे। हे भगवान, अब क्या होगा? चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैंने एक एक्स्ट्रा टिकट करवा ली थी। मैं समझता हूँ कि मोबाइल हमारा ही काम आसान करने के लिए है, पर उस पर ही पूरी तरह से निर्भर होना तो गलत बात है ना। रोहित टिकट को देखकर बहुत खुश हो जाता है और जोर से जाकर अपने जीजाजी के गले लग जाता है। सॉरी जीजाजी, मुझे आपकी बात ध्यान से सुननी चाहिए थी, पर थैंक यू सो मच। हाँ बेटा, तुमने तो इसका भविष्य बचा लिया। शिक्षा, दूसरों से मदद मांगना गलत नहीं, पर दूसरों पर निर्भर हो जाना गलत। वकील बहू जनक पेशे से एक बहुत अच्छी वकील थी, लेकिन कहते हैं ना, बहू कितनी भी बड़ी तोप क्यों ना हो, सास के सामने तो भीगी बिल्ली ही होती है। अरे जनक, क्या बात है, आज रोटी नहीं मिली अभी तक। ये तेरा कोर्ट नहीं है जो आज फैसला ना हुआ तो कल की तारीख मिल जाए। रोटी तो रोज वक्त में चाहिए। हाँ माँ जी, रोटी तो कब की बन गई। मैंने आपको कहा तो खाना खाने के लिए, आपने शायद सुना नहीं होगा। ओहो, जज नहीं हूं मैं तेरे कोर्ट की, सास हूं सास। कोई दलील फालतू की मत देना यहाँ। बहुत जानती हूं मैं इन वकीलों को, अपनी बात ऊपर रखने के लिए झूठ बोलने में जरा भी नहीं सोचते। तभी वहां जनक के ससुर आ जाते हैं। अरे भाग्यवान, क्यों बेचारी के काम को कोसती रहती है हमेशा। मैं भी तो था वहां जब ये आई थी तुझे रोटी खाने को बुलाने के लिए। सास को तो अब गुस्सा आ जाता है कि कैसे किसी ने बहू की साइड ले ली। अरे वाह जी वाह, वो तो मैं जानती थी कि कोई ना कोई गवाह तो ये पेश कर ही देगी। पर मैं तो अब सीधा खाना खाकर सोने जाऊंगी। मुझे आदत नहीं है किसी से बहसा बहसी करने की। पता नहीं कैसे ये वकील इतना दिमाग लगाकर खुद तो झूठ बोलते ही हैं, साथ में झूठे गवाह भी ले आते हैं। जनक को सास के ताने सुनने की अब आदत सी पड़ जाती है। एक दिन जनक वकील की ड्रेस पर काला कोट पहनकर कोर्ट के लिए निकल ही रही होती है कि अरे कहाँ चली काला कौवा बनकर? टोक दिया ना, अब कोर्ट तो वकील वाली ड्रेस पहनकर ही जाऊंगी ना। वाह भाई वाह, दामिनी तो मैंने भी देखी है। सन्नी पाजी ने ऐसा ही कोट पहना था और कहा था कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। मतलब कि कोई बात करनी है तो बोलिए, वरना वक्त नहीं है मेरे पास खराब करने के लिए। अरे पता नहीं तुझ में क्या देखा मेरे बेटे ने, सारा दिन वकीलों वाली बहस करती है, भोली भाली सास के साथ। अच्छा सुन, जो इतनी बहस मेरे आगे करती है ना, जरा अपने बॉस से कर ले, जो 1 साल भी ना हुए तेरी शादी को और काले कपड़े पहना दिए। अंदर जा और लाल कोट पहन कर आ, पता तो चले कि नई नवेली शादी हुई है। अरे माँ जी, कोर्ट में मेरा बॉस क्या करेगा, ये तो पूरे देश की ड्रेस है वकीलों के लिए। लेकिन सास तो ठहरी सास। अच्छा, तो कोई जरूरत नहीं है 2-4 साल कोर्ट जाने की। शादी थोड़ी पुरानी हो जाए तब इजाजत दे दूंगी मैं तुझे काले कपड़े पहनने की। अब क्या था, मन मारकर जनक को लाल रंग का कोट पहनकर कोर्ट जाना पड़ता है। उसके जाने के बाद आहा, बड़ी आई पूरे देश की ड्रेस की बात करने वाली। अरे पहना दिया ना लाल कोट। अब सास आए दिन या तो जनक को उसके काम का ताना देती या फिर उसका काम छुड़वा देने की धमकी। तंग आकर एक दिन जनक पति से कहती है, मैं सोच रही हूँ कि कोर्ट जाना बंद ही कर दूं। अरे क्यों यार, इतना अच्छा करियर है, क्यों छोड़ने की सोच रही हो? अरे लाल रंग का कोट पहनकर जाना पड़ता है। हर बात पर सास ताना देती है कि वकील तेज होते हैं, सवाल जवाब करते हैं, झूठी दलीलें देते हैं। अरे तो ठीक है ना, वो जो कहती है अपनी समझ से कहती है, लेकिन तुमको तो पता है ना कि सच्चाई क्या है। जनक को पति की बात से हौसला मिलता है कि तभी घर पर कुछ लोग आ जाते हैं। अरे आइए आइए पंच साहब, कैसे आना हुआ? अरे भाई साहब, सुना है कि आपकी बहू वकील है। तभी वहां सास आ जाती है। हाँ है तो, लेकिन क्या हुआ, फिर कहीं बहस कराई क्या? अरे हम तो खुद दुखी है उसके व्यवहार से। अरे भाभी जी, आपको तो पूरा मोहल्ला जानता है कि आप कितना बोलती है। फिर हम यहाँ बहू रानी की कोई शिकायत नहीं,
बल्कि अपनी परेशानी लेकर आए हैं। ससुर जी खुश हो जाते हैं। हाँ हाँ, मैं अभी बहू को बुलाता हूँ। जनक वहां आती है, सबको नमस्ते करके बैठ जाती है। बहू रानी, हमारे गांव में बड़ी मुसीबत आ गई है। अब तो पूरे गांव की जिम्मेदारी मानो तुम्हारे कंधों पर है। अरे ना ना, इससे तो घर की जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। ये गांव की जिम्मेदारी क्या लेगी? भाभी जी, आप चुप हो जाओ। यहाँ पढ़े लिखे लोगों की बात हो रही है। आप जाओ, जरा रसोई से सबके लिए चाय लेकर आओ। मैं कॉफी लूंगी। हाँ हाँ, वकील साहिबा के लिए कॉफी। सास सर पैर सब पटक कर वहां से निकल जाती है। बहू, गांव में पानी नहीं आ रहा है। पड़ोसी राज्य ने हमारा पानी रोक रखा है। इसका मामला तो बड़े कोर्ट में चलेगा पंच जी, लेकिन ऐसा क्यों? वो राज्य हम लोगों से पानी के पैसे मांग रहा है। अब आधे गांव में पानी की सप्लाई खत्म हो गई है बहू रानी। अच्छा पंच साहब, बात गांव की है तो मैं जरूर केस लड़ूंगी। यहाँ एक बार फिर सास की एंट्री हो जाती है। अरे वाह जी वाह, ये काम करवा लो आप हमारी बहू से, बहुत अच्छा करती है। मैं हूं सीधी सादी सास। इस लड़की ने कैसे लड़ लड़ कर मुझे साइड कर रखा है, ये तो अब आपको पता चल ही जाएगा। अरे भाभी जी, आपकी आवाज तो पूरे गांव को सुनाई पड़ती है जब आप बहू रानी को सुंदर वचन सुना रही होती हैं। अरे वकील बहू मिली है, फक्र करो फक्र। हाँ जी हाँ, सारी फकर तो हम लोग ही करें। खैर, अब जो केस लड़ेगी और पानी गांव में आ जाता है तो पंच साहब लिख कर देना होगा कि हैंड पाइप में सबसे पहले मेरी बाल्टी और घड़ा भरेगा। अरे फिर तो हम बहू रानी के नाम पर घर पर ही सप्लाई दे देंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। बहू, गांव के पास अभी वकील करने की भी पैसे नहीं है तो। अरे पंच साहब, ये मेरे गांव का मामला है, मैं आपसे एक भी पैसा नहीं लूंगी। सास को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन सबके जाने के बाद झनक मन लगाकर गांव की परेशानियों को दूर करने में लग जाती है। और वो दिन भी आता है कि झनक केस जीत जाती है। अरे आज तो प्लम्बर आकर घर तक पाइप लगा गया है। खुश हो जाओ, मेरे कारण तुम लोगों को घर के अंदर ही पानी मिल जाएगा। कहानी एक ऐसे घर से जहां शादी का माहौल है, लेकिन टेंशन और शांति इतनी कि शादी का घर किसी जंग के मैदान जैसा दिख रहा था। अरे जैसा मर्जी डेकोरेशन कर दो, पैसों की चिंता मत करो। इतना पैसा जब लड़के वालों को दे दिया तो फूल वालों को देने में मुझे क्या दिक्कत है? अरे धीरे बोलो ना, साफ लग रहा है कि फ्रस्ट्रेटेड हो। अरे तुम तो चुप ही रहो, एक बेटी संभाल नहीं पाई। सारा दिन मैं काम पर जाता था, सोचता था घर पर बच्चों को अच्छे से संस्कार मिल रहे होंगे, लेकिन नहीं, मैडम को तो अपनी किटी और फैशन से फुर्सत मिले तब ना। माँ चुपचाप वहां से चली जाती है। समझ में नहीं आता कि आखिर शर्मा खानदान में हो क्या रहा है। कल तक चिड़िया सी फुदकने वाली शीना की शादी यूं अचानक एक मोटे काले लड़के से क्यों हो रही है? शीना कमरे में हाथ में गुड़िया लिए बोलती है, मेरे साथ जो हो रहा है ठीक हो रहा है। तुम तो सब जानती हो, साहिल मेरे लिए भगवान है। अब जब वो ही नहीं मिला तो फिर कोई भी हो, जिंदगी ही तो जीनी है, जी लेंगे। बाहर शीना की बुआ किसी से बात करती है। अरे मोटा नहीं, उसे तो खाते पीते घर का कहते हैं। अब ओबेरॉय का नाम भी किसी को बताने वाली बात है। उनका इकलौता लड़का तो करोड़ों की सामी तो है ही। अरे हमारी शीना बिटिया तो रानी बनेगी, रानी। इन सब के बीच कहीं कोने पर शीना हाथ में मेहंदी सजाए बैठी थी और आंखों में आंसू सजाए। और वो समय भी आ जाता है जब शीना मंडप के नीचे हाथ में वरमाला लिए खड़ी होती है, लेकिन तभी अफरा तफरी मच जाती है। कोई कहता है, अरे लड़के की माँ को हार्ट अटैक आ गया। अरे अच्छी खासी थी, कैसे हो गया? अरे कहते हैं ना, किसी किसी लड़की के पैर अच्छे नहीं होते, हो सकता है कि मनहूस है ये लड़की। शीना पास खड़ी सब सुन रही थी। फिर शीना अपने कमरे में आ जाती है। शादी ये कहकर नहीं होती कि लड़की मनहूस है। अब लगातार शीना के लिए लड़के देखने आते,
लेकिन आस पड़ोस या किसी के कहने पर शादी हर बार टूट जाती। लेकिन एक दिन, अंकल, मैं काफ़ी दिनों से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी। अरे बेटा, हिम्मत तो हमारी टूटी पड़ी है। वैसे कौन हो तुम? अब मेरा नाम साहिल है अंकल। मैं शीना से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। अरे अब तो किस जात के हो ये भी मायने नहीं रखता। बेटा, मेरी बेटी मनहूस है। ये सब कहते हैं कि इसीलिए उसकी शादी नहीं हो पा रही। अगर तुम शादी करने को तैयार हो तो ठीक है। शीना की शादी साहिल से हो जाती है। अगले दिन साहिल की माँ का देहांत हो जाता है और एक बार फिर लोग शीना को अपशकुनी कहने लगते हैं। अरे खा गई दीदी को ये। अरे क्या जरूरत थी साहिल किसी मनहूस को घर लाने की। पर बुआ, माँ की तो तबीयत पिछले कई साल से खराब थी। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। क्या पता ये भी उनका सौभाग्य हो कि वो बहू का मुंह देख पाई। अरे बहू का मुंह देख पाई या ये कह लो कि बहू का मुंह देखते ही स्वर्गलोक सिधार गई। खैर, हमें क्या, घर तुम्हारा है, हम तो चले। अब शीना को खुद पर ही शक होने लगता है कि कहीं सच में वो अपशकुनी तो नहीं। साहिल, हम दोनों की शादी नहीं हुई होती तो अच्छा था। देखो ना, कैसे पहले मेरी शादी टूटती थी और अब तुम्हारी माँ भी। अरे ऐसा कुछ नहीं होता शीना, अपशकुनी वगैरह कुछ नहीं होता। ये सब तो ईश्वर के खेल हैं। वो शादी तुम्हारी इसलिए टूट गई क्योंकि तुमको मेरी पत्नी बनाना था, और माँ का जाना तो तय था। वो काफी बुजुर्ग थी, साथ ही एक ऐसी बीमारी से जूझ रही थी जिसमें डॉक्टर्स भी उन्हें नहीं बचा पाते। शीना साहिल की बात सुनकर तसल्ली कर लेती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन, शीना, अरे ओ शीना। क्या हुआ? उफ, कहीं फिर मेरी वजह से कोई नुकसान? अरे नहीं नहीं शीना, तुम जानती हो जिस प्रॉपर्टी के केस को हम बरसों से लड़ रहे थे उस पर फैसला आ गया, वो भी हमारे हक में। अब हम करोड़पति हो गए शीना। शीना शांत रहती है। अरे क्या हुआ? करोड़ पत्नी बनकर तुमको खुशी नहीं हुई? शीना की आंखों में पानी आ जाता है। चलिए जी, कुछ तो अच्छा हुआ मेरी जिंदगी में आकर आपके साथ। साहिल शीना को गले लगाकर कहता है, मेरी नई नौकरी भी तुम्हारे ही आने से लगी। ये प्रॉपर्टी का केस जीता, सब कुछ तो तुम्हारे आने के बाद ही हुआ। फिर तुम मनहूस कैसे? ये सुनकर शीना खुश हो जाती है। कहानी उन आम घरों की है जहां खाने वाले तो कई, लेकिन कमाने वाला एक मर्द ही होता है। बावजूद इसके उससे उम्मीदें कम नहीं होती। देखिए जी, सामने वाले वर्मा जी कैसी अच्छी तरह से सफाई करते हैं छुट्टी वाले दिन अपने घर की, और एक आप हैं। अरे यार, उनके पास कार है, ऑफिस पास में है और हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी होती है, तो फर्क तो पड़ता है ना। मेरी तो शादी ही गलत हो गई। अरे कोई मस्त लड़का मिलता, कमाता भी, घुमाता भी, घर के कामों में भी मदद करता, लेकिन नहीं जी, हमारे वाले को तो कमाने से फुर्सत ही नहीं, और कमाई भी ऐसी कि कोई जरूरत पूरी ही नहीं हो रही है। सुनील बेचारा शीना को देखकर सोचता है कि शीना सही कह रही है। देखने में सुंदर है, घर का सारा काम कर लेती है, उसे तो कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता था। क्या सोच रहे हैं? भागने का इरादा तो नहीं है? अरे नहीं मेरी प्यारी बीवी, मैं तो नहीं, पर डर है कि तुम नहीं कहीं भाग जाओ मुझे छोड़कर। शीला सुनील के मुंह से प्यार भरी बात सुनकर मुस्कुराती है। आप भी ना। सुनील एक दिन ऑफिस से घर आता है कि तभी शीना कहती है, सुनिए जी, वो मेरी सहेली आई थी, सारा दिन वो लोग यहीं थे, अब जा रही थी तो मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे पति छोड़ आएंगे ना तुम्हें, तो रोक लिया मैंने। सुनील थोड़ी देर कुछ सोचता है, फिर कहता है, ठीक है, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। अरे तेरे पति को तो लग रहा है कि अच्छा नहीं लगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, रुको मैं अभी उन्हें घर के कपड़े देकर आती हूँ। शीना अंदर जाती है जहां सुनील पलंग पर लेटा होता है। अरे क्या मजाक है, वो कह रही है कि आपने मुंह बना लिया। सही तो कह रही है, सुबह से अब ऑफिस से लौटा हूँ, एक कप चाय का तो पूछा नहीं। 20 किलोमीटर जाओ और आओ, और फिर कल उसी टाइम पर ऑफिस। अरे यार, मुझे गाड़ी चलानी आती ना तो बोलती भी नहीं आपको, और कौन सा रिक्शा खींच कर जाना है आपको। सुनील अब क्या बोलता। रात देर से आता है और सो जाता है।
अगले दिन। शरीर दर्द हो रहा है। अरे तो मत जाओ ना ऑफिस, चलते हैं ना मार्केट घूमने, फिर पिक्चर देखेंगे और रात में खाना खाकर घर वापस। सुनील जब सारे दिन की थकान वाला शेड्यूल सुनता है तो वो सीधे सीधे ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है। अब आए दिन शीना की डिमांड बढ़ती ही चली जाती है और सुनील उसको पूरा भी करता। लेकिन एक दिन, ए जी मेरा भाई आ रहा है, उसे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। हाँ तो मैं क्या करूँ शीना, मेरे पास इतने रुपए नहीं है। हाँ हाँ पता है नहीं है, लेकिन किसी से लेकर तो दे सकते हो ना। अरे मैं किससे मांगू, मेरे तो जानने में भी कोई नहीं है जिसके पास इतनी बड़ी रकम हो। तभी वहाँ शीना का भाई शीनू आ जाता है। जीजा जी कैसे हैं आप? अब मैं ठीक हूँ शीनू, अचानक इतनी बड़ी रकम की जरूरत कैसे पड़ गई? अरे जीजा जी वो बिजनेस शुरू किया ना, तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत है। काफ़ी हो चुका है, थोड़ा पैसा बचता है तो मैंने सोचा आपसे ले लूं। अब देखो मेरे ऑफिस में कुछ लोग हैं जिनकी सेविंग अच्छी है, मैं उन लोगों से बात करके देखता हूँ। सुनील ऑफिस से किसी से पैसे लेकर शीना को दे देता है। शीना वो पैसा भाई को दे देती है। 2 महीने बाद। अरे यार शीना, वो ऑफिस वाला आदमी अपने पैसे मांग रहा है, कैसे दूं? अपने भाई से बोलो ना पैसे दे दे। अरे हाँ हाँ दे देगा, कहाँ भागा जा रहा है, आप उनको बोल दो कि दे देंगे। थोड़े दिन बाद। शीना वो आदमी मुझसे आज भी पैसे मांग रहा था यार, मैं तंग आ गया हूँ। ऑफिस जाते ही सामने उसका चेहरा दिखता है, क्या बोलूँ, बार बार पैसे मांगता है। अच्छा मैं शीनू को फ़ोन लगाती हूँ, बात करके देखती हूँ। शीना भाई को फ़ोन करती है लेकिन वो फ़ोन उठाता ही नहीं। लगता है भाई कहीं ऐसी जगह है जहाँ नेटवर्क की समस्या होगी। सुनील अगले दिन दोपहर को ही घर आ जाता है। उसका चेहरा उतरा और परेशान सा होता है। वो रोने लगता है। अरे क्या हुआ जी, आप इतना परेशान क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? अरे नहीं शीना, कुछ ठीक नहीं है, मैं ठीक नहीं हूँ। तुम्हारे भाई के लिए मैंने जो पैसे लिए थे, उस आदमी ने आज भरे ऑफिस में सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। सबके सामने आज मैं कर्जदार बनकर खड़ा था। मैंने हर वो प्रयास किया घर चलाने के लिए जो मैं कर सकता था, लेकिन अब नहीं होगा। वो फिर रोने लगता है। अरे आप तो औरतों की तरह रो रहे हैं, मर्द हैं आप। क्यों, आदमी के सीने में दिल नहीं होता, या फिर वो इंसान नहीं मशीन होता है? अरे मैं थक चुका हूँ शीना, तुम समझती क्यों नहीं? मैं भी शारीरिक और मानसिक रूप से थकता हूँ, मैं भी आराम करना चाहता हूँ, सुकून चाहता हूँ। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं। वो बैठ जाता है। शीना पति को हैरान परेशान देखकर चुप हो जाती है। अगले दिन। सुनिए, ये लीजिए 2 लाख रुपये, उस आदमी को दे दीजिए और बोल दीजिए कि आज के बाद किसी को पैसे के लिए बेइज्जत ना करे। सुनील पैसे देखकर राहत की सांस लेता है। अरे शीना, तुमने तो मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। अब मैं शान से ऑफिस जा सकता हूँ, लेकिन ये पैसे आए कहाँ से? ये पैसे मैंने अपने गहनों को गिरवी रख कर लिया है। तुम ठीक रहो, निश्चिंत रहो, मैं बस यही चाहती हूँ। मुझे माफ़ करना, पर अब मैं समझ चुकी हूँ कि मर्द को भी दर्द होता है।